आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो धात्विकी पढ़ रहे थे इसके पहले वाली वीडियो में, जिसमें से मैंने धातुओं का भी बताया था। किसी भी धात्विकी का मतलब होता है किसी भी ऑक्साइड से, उसके ऑक्साइड से किसी भी धातु को प्राप्त करना, यानी सीधे खनिज से, जो जमीन के नीचे से धातु को कैसे शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, ये प्रक्रिया मैंने बताया था। तो जिसके लिए मैंने बताया था कि 3 स्टेप होते हैं कि धातु का समृद्धिकरण किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है और फिर 3rd स्टेप था धातु का परिष्करण किया जाता है। यानी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले समृद्धिकरण पढ़ा था। ठीक है बच्चा लोग, समृद्धिकरण कहोगे गुरुजी, एक तो हमने पढ़ा था समृद्धिकरण, फर्स्ट स्टेप था। जो दूसरा चरण था वो था हमारा निष्कर्षण। क्या था बच्चा? निष्कर्षण था। और जो हमारा 3rd स्टेप था वो परिष्करण था। जिसमें मैंने समृद्धिकरण में ये बताया था कि जो भी उसके साथ धातु, जो खनिज निकालते हैं जिसमें अयस्क होते हैं, यानी अयस्क उन्हें कहते हैं कि जिसमें धातुएं प्राप्त करते हैं उस खनिज को। ठीक है, तो उस अयस्क से उसके साथ जो अशुद्धियां मिली होती हैं, जैसे गैंग हुआ, रेत हुआ, बालू हुआ। गैंग मीन्स होता है रेत, बालू, जो उसके साथ जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको धो करके, छान करके किसी तरह निकालना, वो था हमारा समृद्धिकरण में किया गया था। और उसके बाद हमने परिष्करण, निष्कर्षण पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने बताया था कि जो धातुएं, जैसे मैंने बताया था, एक टेबल बताई थी कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है उसकी एक टेबल बताई थी क्या मैंने? काका, नाना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, की जगह क्या लाए? लोहा, आयरन और सीसा, लेड लाए, ये था। ठीक है, और उसके पर से हमारा था, और हम Cu, Hg, Ag, Au में रह गए। ये था, हमने बताया था कि एक टेबल बताई थी सक्रियता श्रेणी की। जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती है, जो नीचे की धातुएं होती है वो कम क्रियाशील होती है। यानी सक्रियता की बात करें तो ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। और मैंने बताया था कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। बच्चा लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। सिर्फ इनको ऑक्सीजन के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करके इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करके, और फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद सीधे इनको फिर दोबारा अगर गर्म कर देंगे तो दोबारा धातुएं मिल जाती थी। जैसे मैंने जिंक, जिसमें से मैंने एक HGS का लिया था, एक अयस्क लिया था, सीने बार ऐसे करके था नहीं कि HGS लिया था। HGS को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया था तो हमारा क्या बनता? HGO बन गया था। ठीक है, यानी हमारा क्या था, इसका ऑक्साइड बन गया था। अब इसी ऑक्साइड को जब मैंने गर्म किया था तो हमारा ये Hg पारा बन गया था, और प्लस का ऑक्सीजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर लेना। सिर्फ मैं बताया था कि सिर्फ पहले हमने क्या किया था कि जो सल्फाइड था इसका अयस्क होता है, इसे सीने बार या सीना बार कहते हैं। ठीक है, पारे का अयस्क है, तो इससे मैंने पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया था, फिर ऑक्साइड से मैंने सीधे प्राप्त कर लिया था। यानी इसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं था, सिर्फ वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया था। लेकिन जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है ये स्वतंत्र अवस्था में बच्चा नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें भी निष्कर्षण में मैंने 3 बताया था कि अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती हैं, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कहोगे गुरुजी कम क्रियाशील। यानी 4-4 का पेयर था। ये जो 4 धातुएं हैं ये कम क्रियाशील है, ये जो बीच की 4 धातुएं हैं ये मध्यम क्रियाशील है, जो ऊपर की 4 धातुएं हैं अधिक क्रियाशील है। तो जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, ये जो 4 धातुएं होती हैं, ठीक है, ये 4 धातुएं या तो सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। 3 अवस्थाओं में पाई जाते हैं इनके अयस्क। किसका बच्चा मैंने बताया था? या तो ये सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड के रूप में, या तो गुरुजी ऑक्साइड के रूप में, या तो ऑक्साइड के रूप में, या तो कार्बोनेट के रूप में, या तो कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। ये धातुएं 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो धातु, आप देखो क्या होता है कि जब ऑक्साइड में कोई भी धातु आ जाती है, जैसे मान लो कि ये 3 अवस्थाओं में पाई जाएगी, तो सबसे आसान तरीका होता है ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना। धातु प्राप्त करना शुद्ध नहीं, वो परिष्करण में शुद्ध धातुएं प्राप्त करते हैं।
तो यानी हमें ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना सबसे इजी वे होता है, और सल्फाइड और कार्बोनेट से इतना इजी नहीं होता। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी धातु में, जिन धातुओं के अयस्क सल्फाइड में या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, उनको हम सबसे पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। जब ऑक्साइड के रूप में, यानी कहोगे गुरुजी कि सल्फाइड वाले को और कार्बोनेट वाले को सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेंगे। और जब ऑक्साइड में परिवर्तित करने का मतलब ही क्या होता है, उसके साथ ऑक्सीजन आ जाना। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO है। तो ये जो पिछवा लग जाता है बच्चा लोग ना, यही ऑक्साइड होता है। यही इसका ऑक्साइड के रूप में जब आ जाएगा तो इसको गर्म कर देंगे या इसका अपचयन कर देंगे। ऑक्सीजन को हटाना अपचयन कहलाता है। मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसे उपचयन कहते हैं। तो इसके साथ ऑक्सीजन हटा देंगे, देखो शुद्ध धातु मिल गई। तो यही प्रक्रिया हमें करना है, ठीक है। तो अब हम देखो पहले इसे कैसे नोट्स बनाएंगे ये भी लिख लेना कि मध्यम क्रियाशील धातुओं का पहले निष्कर्षण हेडिंग डालना, साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलना। मध्यम क्रियाशील, अभी जितना समझाया पहले उससे उतना लिख रहा हूं। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। किताबी लैंग्वेज देख के लिख दे रहा हूं। यह धातु या तो सल्फाइड, जो धातु सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, उनको ऑक्सीजन रूप में प्राप्त करना अधिक आसान होता है। ठीक है, पहले लिखना धातुओं के ऑक्साइड रूप से धातु प्राप्त करना आसान होता है। इतना लिखना, आसान होता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट तथा धातु सल्फाइड को हम ऑक्साइड रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे लिखना। इसलिए जो धातु में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, देखो यही सबसे पहले किया ना कि जो पहले देखो सारी धातुएं नहीं होती कि ऑक्साइड रूप में ही पाई जाएंगी, कि या सारी सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या सारी कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। जो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे उन्हीं को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। भाई जो समझाया इसी लिख रहा हूं। जो धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। उन्हें ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये भी बताया, क्योंकि ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना हमारा आसान होता है। अब एक एग्जांपल लेके देखें। अब देखेंगे सबसे पहले जो धातु में सल्फाइड के रूप में है उनको किसके रूप में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण हेडिंग डालना, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यानी देखो बच्चा, अब जो धातुओं के ऑक्साइड जो या एक ही धातु है वो सल्फाइड के रूप में भी पाई जा सकती है, कार्बोनेट के रूप में भी पाई जा सकती है। तो अगर वो सल्फाइड के रूप में पाई गई है तो सबसे पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे। अगर कार्बोनेट के रूप में जमीन के अंदर से, ऐसा जरूरी नहीं है कि सल्फाइड के रूप में ही पाई जाए। जैसे मान लो जिंक ले लिया, तो जिंक सल्फाइड के रूप में भी पाया जा सकता है, कार्बोनेट के रूप में भी पाया जा सकता है। तो जिस रूप में अगर सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा तो उनको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे। पहले स्टेप में यही है कि गुरुजी सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेंगे। तो अब देखो, अगर तुम सल्फाइड अयस्क से
अगर सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करते हो, अगर कोई धातु है जैसे अब उसको अगर कोई सल्फाइड में, जैसे मान लो मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, अभी देखना समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि ये कि हमारा जिंक सल्फाइड है, कहोगे गुरुजी मैंने जिंक धातु लिया, अब जिंक का अयस्क मान लो जिंक सल्फाइड है, कहोगे गुरुजी जमीन के अंदर इसके रूप में पाया गया, तो सबसे पहले बच्चा लोग जो सल्फाइड है उसको किसके रूप में प्राप्त करोगे? ऑक्साइड में। कहोगे गुरुजी जब ऑक्साइड में परिवर्तित करना है तो इसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया करानी पड़ेगी। बहुत सही बच्चा, करानी पड़ेगी। तो ये बन जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 O2 है, यहाँ पे 3 O2 है, यहाँ पे 2 कर दो बच्चा और यहाँ पे कर दो 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, 2 जिंक सल्फाइड 2 सल्फर। सही है। रासायनिक अभिक्रिया देखो 2 जिंक हो गया, 2 जिंक हो गया, 2 हमारी ऑक्सीजन कितनी है? 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। सल्फर 2 है तो यहाँ पे भी 2 सल्फर है। ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई है। तो यदि किसी के सल्फाइड के अयस्क से, यदि सल्फाइड अयस्क से हम उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, अगर सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उस अभिक्रिया को भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भर्जन। यहाँ पे भी ये गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे देखो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड ऐसे लिखना, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क को ऐसे लिखना, सल्फाइड अयस्क को गर्म करके, गर्म वायु के साथ ऐसे लिखना, वायु के साथ गर्म करके को वायु के साथ या वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड रूप में बदलना, ऑक्साइड रूप में परिवर्तित करना, ऑक्साइड रूप में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? भर्जन कहलाता है। तो देखो पहले कहलाता है, यानी हम यही प्रक्रिया कर रहे हैं कि पहले इनके रेत मिट्टी हटाया, समृद्धिकरण किया, अब देखो बात आई निष्कर्षण की। तो जो मध्यम क्रियाशील वाली धातुएं थी तो इनको निष्कर्षण करने के लिए 3 तरह से होते हैं कि अधिक क्रियाशील धातुओं का अलग करेंगे, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण अलग तरह से करेंगे, जो कम क्रियाशील धातुओं उनका निष्कर्षण अलग वे में करेंगे। तो जो हमने स्वतंत्र रूप में पाई जाती थी, जो कम क्रियाशील थी, उनको सीधा ऑक्सीजन के रूप में गर्म किया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो हमारी स्वतंत्र रूप में वो मिल गई थी, धातु प्राप्त हो गई थी। लेकिन जो मध्यम क्रियाशील है या तो सल्फाइड या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी। तो जो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे उनको ऑक्साइड में के रूप में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने सल्फाइड रूप था उसको पहले गर्म किया, तो यहाँ पे किसके रूप में बदल गया? देखो यहाँ ऑक्साइड में बदल गया कि नहीं? देखो सल्फाइड से ऑक्साइड में बदल गया कि नहीं बच्चा? देखो ये सल्फाइड से ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो गया है। ये तो था जो सल्फाइड से ऑक्साइड। अब जो कार्बोनेट के रूप में रहेंगे उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे? कार्बोनेट के रूप में, ध्यान से देखना, मध्यम क्रियाशील धातुओं में है, अब इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालना, सल्फाइड अयस्क से अभी किया था किससे? ऑक्साइड में। अब कार्बोनेट से, कार्बोनेट अयस्क से। अब हेडिंग डालना कार्बोनेट अयस्क से, वही जो समझाया वही है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, से धातु का निष्कर्षण। अब ये बच्चा पूरी तरह निष्कर्षण नहीं हुआ, अभी सिर्फ ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किए हैं। अभी ऑक्साइड रूप में जब परिवर्तित होगा तब फिर इसको हटाएंगे, ठीक। अब देखो ऑक्साइड का, अब कहोगे गुरुजी जो कार्बोनेट के रूप में है उनका कैसे करेंगे? देखो बच्चा, जैसे मान लो कि जिंक है, जिंक जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा क्या है? ZnCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो CaCO3,
जिंक कार्बोनेट है। देखो CO3 कार्बोनेट का ही है, डाइऑक्साइड नहीं, ZnCO2 थे, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से होता है। ये कार्बोनेट रहते, जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3। अब इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। किसके? वायु की लिमिट मात्रा या तो बहुत कम मात्रा रहे, सीमित मात्रा, या तो वायु की अनुपस्थिति में, वायु की सीमित मात्रा, सीमित मात्रा, या वायु की अनुपस्थिति में, या वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। जब इसे वायु की सीमित मात्रा में गर्म करोगे तो यहां पे भी देखो हमें क्या बनाना, ऑक्साइड बनाना है कार्बोनेट से, तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। इसमें देखो एक ऑक्सीजन निकल गया, जिंक भी हट गया, यानी ये निकल गया, इसका एक ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ 2 बच गया, तो प्लस का क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो यदि कार्बोनेट से अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसे निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन। कहोगे गुरुजी अगर देखो सल्फाइड से, अगर सल्फाइड से निष्कर्षण कर रहे हो तो उसे भर्जन कहेंगे, यदि कार्बोनेट अयस्क से कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? निस्तापन। यहां की ऐसे लिखना, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को ऐसे लिखना, कार्बोनेट अयस्क को, यही लिख रहा हूं जो अभिक्रिया, कार्बोनेट अयस्क को वायु की लिमिट, वायु की सीमित मात्रा, वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति, या तो बहुत कम मात्रा रहे या तो बिल्कुल ही मत रहे। देखो यहाँ पे कहीं वायु पे फिर प्लस किया मैंने, वो उपस्थिति में किया नहीं, या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड रूप में प्राप्त करना, ऑक्साइड रूप को प्राप्त करना निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चा? निस्तापन। अगर सल्फाइड अयस्क को गर्म करके करते, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते तो भर्जन कहा जाता। यदि कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया तो इसको निस्तापन कहा जाएगा। अब ये जितना चीज समझ में आए गुरुजी कि अभी तक जो आपने किया, जो सल्फाइड थे उनको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया, और जो कार्बोनेट के रूप में थे उनको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया। कहे गुरुजी लेकिन अभी तो आपने सिर्फ ऑक्साइड रूप में दिया, हमें तो शुद्ध दिया ही नहीं। आपने कहा कि गुरुजी हमें जिंक इसका धातु है, लेकिन अभी जो हमें मिला तो जिंक ऑक्साइड के रूप में मिला, तो अभी हमें इसके, अभी तो ऑक्सीजन इसके पीछे में लगा है। हाँ बच्चा लगा, अब इसी ऑक्सीजन को हटाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे लिखाएंगे धातु का अपचयन। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना, तो यानी धातु का अपचयन करेंगे, धातु का अपचयन। तो अपचयन के लिए कुछ अपचायक होते हैं जो इसको अवशोषित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन हुआ, ये अपचायक है। इसके लिए कुछ अपचायक के रूप में कुछ अपचायक यूज किए जाते हैं, कुछ अपचायक के रूप में यूज किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं। कहोगे गुरु जो हमें जिंक ऑक्साइड के रूप में, चलो मिल गया, मैंने जिंक का लिया था, तो इसके सल्फाइड अयस्क को और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया। हमें गुरुजी ZnO तक तो हमें अपने मिल गया। अब इसे जिंक ऑक्साइड को जो मिला है बच्चा, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने के लिए अपचायक मिलाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो गुरुजी इसके साथ मैंने कार्बन अपचायक लगा दिया, जब कार्बन अपचायक लगा दिया तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक धातु हमें शुद्ध मिल गई। अब प्लस का कार्बन जो है ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यदि 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यदि 3 ऑक्सीजन हो जाता तो उसे कार्बोनेट कहते हैं। यानी मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, ये 3 रूपों में हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धातु का अपचयन।
तो इसको लिखेंगे गुरुजी कैसे? ऐसे लिखना कि धातु का अपचयन करने के लिए कुछ अपचायकों का प्रयोग किया जाता है। धातु का अपचयन करने के लिए, अपचयन जिसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, अपचयन करने के लिए अपचयन क्यों करते हैं? जिसके साथ जो ऑक्सीजन मिला है ना, उसी ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। धातु का अपचयन करने के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है। कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेना। ठीक है। अब कहोगे गुरुजी यहाँ से अब हमें जिंक ऑक्साइड हमें मिल गई, अब हमें धातु हमें मिल गई, अभी हमें ये स्टेप हो गया, यानी हमने जो मध्यम क्रियाशील धातुएं थी इससे मैंने जिंक धातु मिला। अभी ये शुद्ध धातु नहीं मिला, वो परिष्करण में मिलेगा। और बचा अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसमें पढ़ा कि मध्यम क्रिया, इसमें हमने पढ़ लिया अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कम धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुरुजी जो अधिक क्रियाशील धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे और उनका हमने परिष्करण कैसे करेंगे जिससे हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। एक टॉपिक और इसमें बचा संक्षारण, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे, चौथा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।